मेरा नाम रोशनी है। उम्र 24 साल। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, जहाँ हर गली हर दीवार किसी न किसी की कहानी कहती है। मेरे पापा किसान थे, या यूं कहो कि जमीन से जुड़ा हर इंसान उनकी तरह ही सच्चा था। हमारी जिंदगी सादी थी, लेकिन दिल में सुकून था। शादी का सपना तो हर लड़की देखती है, मैंने भी देखा था। एक ऐसे घर का जहाँ इज्जत मिले, प्यार मिले और मुझे अपनी पहचान मिले। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी रवि से हुई थी, शहर के एक पढ़े लिखे लड़के से। रवि ठीक था, थोड़ा चुप चुप सा, लेकिन मैं समझती थी कि हर कोई शुरुआत में थोड़ा संकोच करता है। शादी के बाद मैं उसके घर आई, जहां पहली बार मैंने अपने ससुराल वालों को देखा। सासू माँ शारदा देवी बहुत धार्मिक और सख्त स्वभाव की औरत थी। ससुर गोविंद प्रसाद, जो हर बात में अपने अनुभव का तड़का लगाते थे। और रवि, जो सुबह ऑफिस जाता और देर रात लौटता। पहले 2 हफ्ते सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। सासू माँ का व्यवहार ठंडा था, वो मुझे किसी बात पर मुस्कुराने नहीं देती, और ससुर जी हर बात में दखल देने लगे। रवि का मुझसे रिश्ता भी अजीब था। वो मुझसे बात कम करता, ज्यादा अपने फोन या लैपटॉप में रहता। मैं उसे देखती और सोचती, क्या मैंने कुछ गलत किया? एक रात जब मैं आंगन में अकेली बैठी थी, सासू माँ ने मुझे आवाज दी, रोशनी, अभी तक बैठी है? घर की बहुएं रात में बाहर नहीं बैठती। मैं धीरे से उठी और कमरे में चली गई, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है या हो रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रही थी क्या। समय बीता गया। सासू माँ मुझे हर काम में गलती ढूंढने लगी। दाल में नमक ज्यादा है, रोटी जली हुई है, बात करने का तरीका ठीक नहीं है। हर दिन डांट, ताने और आरोप। रवि भी अब बिल्कुल दूर हो गया था। मैं जब बात करने की कोशिश करती, वो बस कह देता, अभी नहीं रोशनी, थका हूं। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा था। एक दिन मैं रसोई में थी, तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आई, रोशनी, जरा बाहर आना, पानी दे दो। मैं पानी का ग्लास लेकर बाहर आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत काम करती हो बिटिया, आराम भी कर लिया करो। उनकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा। सासू माँ के सामने वो कभी ऐसे नहीं बोलते थे। धीरे धीरे उनके लहजे में एक अलग बदलाव आने लगा। वो कभी ज्यादा तारीफ करते, कभी जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगे। मुझे असहज महसूस होता, पर मैं चुप रहती, क्योंकि मैं घर तोड़ना नहीं चाहती थी। रवि को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनता ही नहीं। वो कहता, तुम ज्यादा सोचती हो, सब ठीक है। लेकिन मैं जानती थी कि सब ठीक नहीं है। हर रात मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। सासू माँ को कुछ बताऊं तो उल्टा मुझे ही दोष देती। घर की इज्जत बहू के हाथ में होती है, तुझे चुप रहना सीखना चाहिए। मैंने चुप रहना सीख लिया, लेकिन वो चुप्पी मुझे अंदर से तोड़ने लगी थी। एक दिन गांव की मेरी पुरानी सहेली रीना मिलने आई। उसने मुझे देखा और कहा, तू बहुत बदल गई है रोशनी, पहले तेरे चेहरे पर मुस्कान होती थी। उसकी ये बात सुनकर मैं फूट पड़ी। सब कुछ बता दिया, लेकिन बिना किसी नाम या इल्जाम के। रीना ने बस इतना कहा, रोशनी, जिंदगी डर से नहीं जी जाती। अगर तूने कुछ गलत नहीं किया तो तू क्यों चुप है? उस रात मैं बहुत सोचती रही। पहली बार खुद से सवाल किया कि मेरी खामोशी ही मेरी हार है। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं डरूंगी नहीं। मैंने खुद को संभाला, घर के काम वैसे ही किए, लेकिन अब मैं झुकने वाली नहीं थी। ससुर जी का रवैया जब फिर अजीब लगा, मैंने सासू माँ के सामने साफ कह दिया, माँ जी, अब मैं सब सहूंगी नहीं। अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगता तो कहिए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। सासू माँ मुझे घूरने लगी, लेकिन पहली बार मैंने अपने डर को तोड़ा। रात के उस सन्नाटे में, जब घर की हर दीवार सो चुकी थी, मैं जाग रही थी। मन में एक तूफान चल रहा था। अब और नहीं सहना, अब नहीं। लेकिन डर भी था कि अगर मैं बोलूंगी तो कोई मानेगा, या फिर मुझे ही गलत ठहराया जाएगा। सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ी, मैंने मन ही मन ठान लिया, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। सुबह का वक्त था,
सासू माँ पूजा कर रही थी। मैं धीरे से उनके पास गई और कहा, माँ जी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, कहिए, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने बिना मेरी ओर देखे कहा, हर औरत को होती है, बहू बनने का मतलब ही है सहना। मेरे अंदर का सब्र टूट गया। मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, माँ जी, जब तक बात छोटी होती है तब तक औरत सह सकती है, पर जब उसकी इज्जत पर बात आने लगे तब चुप रहना कमजोरी नहीं, गुनाह है। घर में सन्नाटा छा गया। उनके हाथ में पूजा की थाली कांप गई। क्या कहना चाहती हो तुम? उन्होंने कड़क आवाज में कहा। मैंने धीमे से कहा, आपके पति का बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं है। थाली जमीन पर गिर पड़ी। तेल का दिया बुझ गया। कमरे में बस धुआं रह गया और सन्नाटा। शाम को जब रविधर आया, सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। वो सीधी अपने कमरे में चली गई। मैं चाहती थी कि रवि को खुद सब बताऊं, लेकिन डर था कि वो क्या सोचेगा। रात को जब खाना खाने बैठे, सासू माँ ने अचानक कहा, रवि, तेरी बीवी बहुत ऊंची उड़ान भर रही है। तेरा बाप उसे देखे तो भी उसे शक होता है। रवि ने थाली पटक दी। क्या मतलब माँ? मैंने धीरे से कहा, रवि, बात वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। पर उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा, बस, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रोशनी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि भरोसे का टूटना था, और वो दर्द किसी तलवार से कम नहीं था। उस रात मैंने कुछ नहीं कहा, न सफाई दी, न शिकायत की, बस आंसुओं में सब बहा दिया। लेकिन ससुर जी को शायद लगा कि मैं डर गई हूं। सुबह जब रवि ऑफिस गया और सासू माँ मंदिर, तो वो मेरे कमरे के पास आकर बोले, बहुत बोलने लगी हो बहू, ध्यान रखना, घर में इज्जत की बात है। मैंने पहली बार सीधा जवाब दिया, इज्जत अब किसी एक की नहीं, मेरी भी है। वो हंस पड़े। अब बहू जबान चलाने लगी है। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया और कहा, अब से ये दरवाजा सिर्फ मेरे लिए खुलेगा, दूसरों के लिए नहीं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शायद पहली बार उन्होंने देखा कि वो औरत अब डरती नहीं है, जिसे वो सालों से चुप करवाते आए हैं। उस दिन के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। सासू माँ मुझसे बात नहीं करती, रवि मुझसे दूरी बनाए रखता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब मेरे अंदर डर नहीं था। मैंने एक छोटा सा काम शुरू किया, गांव की लड़कियों को सिलाई सिखाना। धीरे धीरे वो लड़कियां मेरे पास आने लगी। मैं उन्हें कहती, डर मत, जब तक तू चुप रहेगी लोग तुझे दबाते रहेंगे। शाम को जब मैं सिलाई मशीन के पास बैठती, मुझे लगता जैसे मैं हर टांके के साथ अपनी जिंदगी जोड़ रही हूँ। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई। लोग कहते, वो गोविंद प्रसाद की बहू बहुत बोलने लगी है। पहले बहुत सीधी थी, अब आग बन गई है। पर मुझे अब किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब कोई औरत अपने हक के लिए उठ खड़ी होती है तो समाज उसे बुरी कहता है, लेकिन असल में वही औरत सबसे अच्छी होती है। रवि अब मुझसे दूरी तो बनाए हुए था, लेकिन उसे भी कुछ महसूस होने लगा था। वो देख रहा था कि मैं अब टूटती नहीं, संभलती हूँ। एक रात वो आया और बोला, रोशनी, सच बताओ, बात क्या है? मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया। न किसी पर इल्जाम लगाया, न खुद को सही ठहराया, बस सच्चाई रख दी। रवि देर तक खामोश रहा, फिर बोला, अगर ये सच है तो मुझे माफ करना रोशनी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मेरे आंसू उसके हाथ पर गिर पड़े। पहली बार मुझे लगा कि मेरे शब्दों का वजन किसी ने महसूस किया है। अब सब कुछ बदलने लगा था। रवि ने अपने पिता से बात की। घर में तूफान मच गया। सासू माँ रोने लगी और गोविंद प्रसाद को पहली बार एहसास हुआ कि उनके कर्मों का हिसाब सामने खड़ा है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब सजा नहीं चाहिए थी, बस सुकून चाहिए था। रात भर आंखों में नींद नहीं थी। रवि अब सब जान चुका था, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि हर सांस जैसे भारी लग रही थी। सुबह जब मैं मंदिर में दिया जला रही थी, तभी सासू माँ पीछे से बोली, बहू, तूने तो हमारे घर की नाक कटा दी। मैंने पलट कर कहा, माँ जी, नाक तब कटती है जब कोई गुनाह करे। मैंने तो बस सच्चाई बताई है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ बोली नहीं। शायद उनके अंदर भी कहीं न कहीं एहसास जाग चुका था कि जिस चुप्पी को वो सहनशीलता समझती थी, वो दरअसल एक औरत की मजबूरी थी। रवि अब बदल चुका था। वो पहले की तरह ठंडा और बेरुखा नहीं था,
अब उसकी आंखों में माफी थी और हाथों में भरोसा। उसने कहा, रोशनी, मैंने बहुत गलती की। तू अकेले लड़ी और मैं सिर्फ देखता रहा। मैंने धीरे से कहा, रवि, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई गलती करता है, बल्कि तब टूटते हैं जब कोई सुनना छोड़ देता है। रवि की आंखें भर आईं। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अब से तू अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूं। वो पल मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। पहली बार मुझे लगा मेरा पति अब सिर्फ नाम का नहीं, दिल से मेरा साथी बन गया है। अगले दिन गोविंद प्रसाद कमरे से बाहर नहीं निकले। उनकी आंखों के नीचे नींदहीन रातों के निशान थे। शाम को जब रवि उनके पास गया तो वो फूट पड़े। मैंने जो किया वो गलत था बेटा, पर मुझे लगा घर की बहू कुछ नहीं बोलेगी। मुझे अपनी उम्र, अपनी मर्यादा सब भूल गई थी। रवि ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, गलती को छिपाने से इंसान छोटा नहीं होता, पर उससे मानने से वो इंसान बनता है। वो फूट फूट कर रो पड़े और मैं बस दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दिल में सुकून था। दर्द खत्म नहीं हुआ था, पर उसका बोझ अब कम हो चुका था। दिन बीतते गए। मैंने अपने सिलाई सेंटर को बड़ा कर लिया। अब सिर्फ गांव की लड़कियां नहीं, आसपास के कस्बों से भी औरतें आने लगी। मैं उन्हें सिखाती थी। कपड़े तो हर कोई सी सकता है, पर जिंदगी को सीना सिर्फ वही सीख पाती है जिसने दर्द झेला हो। धीरे धीरे मेरा नाम फैलने लगा। लोग अब मुझे रोशनी बहन कहने लगे और मुझे गर्व होता था कि मेरा नाम अब दर्द नहीं, हिम्मत की मिसाल बन चुका था। एक दिन सासू माँ मेरे पास आईं। उनके हाथ में मेरी सिलाई मशीन का पुराना हैंडल था, जो शादी के वक्त रवि ने मुझे दिया था। उन्होंने धीरे से कहा, रोशनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे दर्द को कभी समझा नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन उसे मान लेना सबसे बड़ी नेकी है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। अब तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी है। मेरी आंखें भर आईं। वो पल शायद मेरी जिंदगी का सबसे सुकून भरा था। कुछ महीनों बाद गांव में महिला दिवस का कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मेरा नाम लिया गया। स्टेज पर जब मैंने माइक पकड़ा तो पूरा गांव चुप था। मैंने कहा, आज मैं किसी की बहू, किसी की पत्नी या किसी की बेटी बनकर नहीं आई। मैं आज रोशनी बनकर आई हूं, उस हर औरत की आवाज जिसे समाज ने चुप रहने की सीख दी थी। अगर किसी ने तुम्हारे हक को छीनने की कोशिश की है तो डरना नहीं, बोलना, क्योंकि सच्चाई बोलने वाली औरत कभी अकेली नहीं होती, उसके साथ खुद सच होता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कई औरतों की आंखों में आंसू थे और मुझे लगा मेरी कहानी किसी की हिम्मत बन गई है। घर लौटकर जब मैं आई, रवि ने मुझे गले लगा लिया। सासू माँ ने आरती उतारी और गोविंद प्रसाद, जो अब शांत और पश्चाताप से भरे थे, बोले, रोशनी, तू इस घर की नहीं, इस गांव की रोशनी है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वो दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। कहानी का संदेश: हर औरत जब खामोश दर्द सहती है तो वो अपने साथ अनगिनत और आवाज़ों को भी चुप कर देती है, लेकिन जब वो एक बार बोलती है तो उसकी आवाज़ किसी क्रांति से कम नहीं होती।